पाकिस्तान के विद्रोही संगठन बीएलए ने पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली और करीब 182 लोगों को बंधक बना लिया। बदले में पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई करते हुए करीब 155 बंधकों को रिहा करने का दावा तो किया है, लेकिन आखिर पाकिस्तान बलूचिस्तान में इस तरह से इस कदर क्यों फंसा हुआ है? क्या बलूच लिबरेशन आर्मी की ताकत पाकिस्तान में इतनी बढ़ गई है? कैसे बढ़ी? क्या पाकिस्तानी सेना बीएलए से निपटने में नाकाम साबित हो रही है? और बलूचिस्तान में जो अलग देश की मांग उठ रही है, इसके इतिहास क्या है? और इस मांग के पीछे और लगातार जो बलूच लड़ाके वहाँ की सरकार और सेना पर भारी पड़ रहे हैं, इसके पीछे किसकी गलती है? क्या इसके लिए खुद पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार है? कैसे पाकिस्तानी सेना के आज हाथ पांव फूले दिख रहे हैं? मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए, समझिए बलूचिस्तान में कैसे फंसा पाकिस्तान। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के हाथ पांव फुला दिए। पाकिस्तानी सेना के माथे पर बल पड़ गए। बात ही कुछ ऐसी थी। बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को ही अगवा कर लिया। खबरों की माने तो इस ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार थे। तो क्या बीएलए के टारगेट पर ये 500 यात्री थे? बिल्कुल नहीं। दरअसल बीएलए का असली टारगेट तो ट्रेन में सवार पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के सदस्य थे, जो पंजाब प्रांत जा रहे थे। हालांकि बीएलए का टारगेट पाकिस्तानी आर्मी थी, इसीलिए उन्होंने ट्रेन में सवार महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को रिहा कर दिया और सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कर्मियों को ही बंधक बनाए रखा। ट्रेन को अगवा करने के साथ ही बीएलए ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तानी आर्मी बंधकों की रिहाई को लेकर कोई एक्शन लेती है तो वे सभी बंधकों को मार देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने बीएलए की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और एक्शन लेते हुए मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें कई बलूच विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने अधिकांश बंधकों को छुड़ा लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीएलए ने आखिर ये कदम क्यों उठाया और आखिर कौन सी बला है ये बीएलए? दरअसल बीएलए का मकसद पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश का गठन करना है। बीएलए का कहना है कि ग्वादर पोर्ट पर स्थानीय बलूच लोगों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। बीएलए और पाकिस्तान सरकार के बीच टकराव की वजह से पिछले 4 साल में बीएलए के करीब 6 दर्जन हमलों में लगभग 1200 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि बीएलए ने ट्रेन के बंधकों को कुछ शर्तों पर रिहा करने की बात कही है। बीएलए का कहना है कि जब तक बलूच राजनीतिक बंदियों, जबरन गायब किए गए व्यक्तियों और एक्टिविस्ट को बिना शर्त रिहा नहीं किया जाता, वे बंधकों को रिहा नहीं करेंगे। अब समझना होगा कि बलूचिस्तान में बीएलए की ताकत क्या है। बलूचिस्तान के लोगों ने खुद को मजबूत करने के लिए करीब 25 साल पहले साल 2000 में अपनी संगठित सेना तैयार की। इसके 6000 से ज्यादा हाईटेक हथियारों से लैस अपने खुद के लड़ाके हैं। इसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तौर पर जाना जाता है। यह बलूचिस्तान का सबसे बड़ा आर्म्ड ग्रुप है। पाकिस्तान सरकार ने 2006 से ही बीएलए को प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके बावजूद समय समय पर बीएलए पाकिस्तानी सेना पर हमले करता रहा है और अपनी गतिविधियों को विस्तार देने में जुटा हुआ है, जिसकी एक बानगी है जाफर एक्सप्रेस को अगवा करना। फिलहाल बीएलए विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सरकार के सामने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। साथ ही उन्हें सचेत और सतर्क भी कर दिया है कि आगे भी वो ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल यूएन ने भी बीएलए की इस हरकत की कड़ी निंदा की है, लेकिन क्या बीएलए अपनी हरकतों से बाज आएगा? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर का। जनरल मेस्टन, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय, जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। उपाध्याय सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। जनरल मेस्टन सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे और अब बलूच इंसर्जेंसी, अब ऐसा नहीं लगता कि ये कोई स्कैटर्ड रिबेलियन है जैसा कि हम कब आज से 1 दशक पहले पढ़ा करते थे। ऐसा लग रहा है कि ये लगातार इवॉल्व हो रहा है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस के तौर पर, और ऐसा भी लगता है कि उस इलाके में इसे अच्छा खासा जनाधार भी, पब्लिक सपोर्ट भी मौजूद है। जरा बताएं सर कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान में क्या स्थिति है और वहाँ के जो ये अटैक्स हो रहे हैं लगातार फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड होते जा रहे हैं और इस बार ट्रेन हाईजैक में सोफिस्टिकेटेड भी लगते हैं, तो इसका थोड़ा सा समझाएं सर कि वहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या?
देखिए, प्रॉब्लम बहुत साफ है। मैं जब खुद अफगानिस्तान में था 2011 से 14, और वहाँ मैं कई बलूची से मिला हूँ, बल्कि उनके कुछ रिटायर्ड जनरल्स भी थे। वो मेरे को बार-बार बताते थे कि पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तान की हुकूमत, उनको मतलब इतना अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ। एक उदाहरण अत्याचार का ये था कि वहाँ के जो बलूची लोग हैं, उनको ये पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स में लेके ऊपर उड़ाते थे। और बलूचिस्तान की जो टेरेन है, जो ज़मीन की बनावट है, वो काफ़ी पथरीली है, और उस पथरीले ज़मीन पे खूब हाइट से इन लोग को फेंकते थे। माय गॉड। उससे वो तो मरते ही थे, बहुत बुरी तरह आप समझ सकते हैं, किसी को इतनी ऊँचाई से फेंको। लेकिन वो इसका दहशत बचाने का तरीका ये था कि जो भी लोग देखेंगे वहाँ पर, गाँव के अंदर, कि ऐसा है, तो उनको डराने की एक चेष्टा थी। तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को हमेशा एक सप्रेस करके रखा है, और उनको बिल्कुल एक थर्ड रेट सिटीज़न से भी, मैं बोलूँगा उससे भी इनको खराब ट्रीटमेंट मिला है। मतलब पाकिस्तान की सेना ने इनको लोगों को मारा है, इनके बच्चों को अगवा किया है, इनकी औरतों के साथ बलात्कार किया है, बलूचीज़ को बहुत तंग किया है। और बलूचिस्तान में ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा जो जितने वहाँ पश्तून हैं, उनके साथ यही किया है, उन्हीं को टेररिस्ट बनाया था। पहले अफ़गान तालिबान खड़ा था, और आज वही अफ़गान तालिबान इनके पीछे पड़ गया, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया था कि पाकिस्तान किस प्रकार इनको उनको लोगों को यूज़ करके और अपने खिलाफ लड़वा रहा था, अपने खिलाफ मतलब पठान्स के खिलाफ। तो आज पाकिस्तान में ये जो बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर एक जागरण आ गया है कि अब हमें आज़ादी की लड़ाई चाहिए। तो बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान सेना उनके साथ कितना घोर अत्याचार करती है, कि उनके खिलाफ, और ये शामिल खैबर पख्तूनख्वा में, उनके खिलाफ F-16 एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स, आर्टिलरी फायर, जो भी हथियार पाकिस्तान सेना के पास है, इंसर्जेंसी की लड़ाई में वो सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। और तुलना आप करिए भारतीय सेना, हम भी कश्मीर और नागालैंड वगैरह में नौकरी किए हैं, कभी भी भारतीय सेना ने ये हथियार यूज़ ही नहीं किए हैं, ना कि ये हेलीकॉप्टर्स, ना कि आर्टिलरी। क्योंकि ये एक डेलिकेट ऑपरेशन किया जाता है। इसमें आपको पता है कि आप सिविल इलाके में काम कर रहे हैं, तो सिविलियन कैजुअल्टी ना चाहते हुए और सही टेररिस्ट को पकड़ना एक हमारा मुद्दा रहा है। पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेटजी अलग है। वो ना सिविलियंस के बीच में फ़र्क करते हैं, ना अपने खुद के होस्टेजेस, जो पाकिस्तान की सेना के होस्टेजेस अभी पकड़े गए हैं, तकरीबन 140 से ज़्यादा लोग हैं, उनको भी वो मरने के लिए वो तैयार हैं। तो कहने का मतलब है, पाकिस्तान सेना वहाँ पर जब इनको इतना अत्याचार, क्रूरटी करती है, तो जी। ज़ाहिर है कि एक आक्रोश की आग उठेगी। और इसी प्रकार 2000 में ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उठी। और आपको उस समय पता है, ये इनका जो प्रेसिडेंट था, और उससे पहले आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, उसने तो इनको इतना तंग किया था, सेना को इतना लॉन्च कर दिया था, कि जो आज ये लड़ाके हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये वही हैं जो 25-30 साल की उम्र के होंगे, जिन्होंने ये सब देखा है। और यस वो सर। आज अपने घर वालों को जिस प्रकार उनको मारा गया है, अगवा किया है, किडनैप किया गया है, उसका वो बदला निकाल रहे हैं। तो एब्सोल्युटली। बलूचिस्तान का एम बहुत क्लियर है, वो उनसे इंडिपेंडेंस चाहते हैं, और जितने उनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जितने लोग उन्होंने अगवा किए हैं, वो सबको रिलीज कराना चाहते हैं। पाकिस्तान आर्मी की मैंने आपको बताया उनकी मंशा क्या है, पाकिस्तान स्टेट की मंशा क्या है। वहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ वो सोचते हैं कि पाकिस्तान मतलब पंजाब, तो हम्म। पंजाब सुप्रीमेसी है, और पंजाबीज ने वहाँ पर हर जगह लोगों को दबा के रखा है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे ये खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे सब सिंध हो, सब। और चाहे बलूचिस्तान हो। यस सर। तो कहने का मतलब है, वहाँ राइट पर सर। ये यस सर, बहुत बहुत अच्छे से विस्तार से आपने ये बताया सर कि इसका पूरा बैकग्राउंडर क्या है। डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय सर, जैसा सर ने पूरा हिस्ट्री बताई इसकी, ऐसा लगता है कि ये स्वाभाविक सा है कि जो एक सेंटर ऑफ इंसर्जेंसी ये पूरा इलाका रहा है, ये जी इसके पीछे के कारण जो स्पष्ट नजर आते हैं, जैसा जनरल मेस्टन ने जिक्र किया कि इकोनॉमिक जी मार्जिनलाइजेशन, लैक ऑफ जी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और ह्यूमन राइट अब्यूज, खास तौर से जो पाकिस्तानी आर्मी की ओर से किए गए, यहाँ पर कैसे उनको एक थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह वहां पर जी रखा गया, उसी की परिणति जी आज हम इस विद्रोह के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जी पाकिस्तान के हित कैसे यहाँ पर उसको प्रभावित करेंगे और कैसे फंस गया है यहाँ बलूचिस्तान में, जरा इसको बताएं सर।
जी, देखिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन 1948 में कब्जा किया। तब से वह लगातार वहाँ के खनिज संसाधनों का दोहन कर रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ बलूचिस्तान में ही पाए जाते हैं। और जो चीन पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहा है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है बलूचिस्तान में ही है। यहाँ तक कि ग्वादर बंदरगाह जिसकी चर्चा होती है वह भी बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के संसाधनों का चीन और पाकिस्तान मिलकर दोहन कर रहे हैं और वहाँ की जनता के साथ अमानुषिक अत्याचार कर रहे हैं। जैसे भी अत्याचारों की चर्चा हुई, वहाँ के युवाओं का अपहरण कर लेती है सेना, वहाँ के नेताओं को गायब कर देती है। कितने नौजवान गायब हो चुके हैं, उनकी संख्या अनगिनत है। तो ऐसे माहौल में उनको लगातार गरीब होने के लिए, अभिशप्त होने के लिए छोड़ दिया गया है। वे लगातार दमित किए जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस कारण से बलूचिस्तान मुक्ति सेना या लिबरेशन आर्मी जो है वह अपने स्वाधीनता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान अगर सही ढंग से, रणनीतिक ढंग से उनके साथ न्याय नहीं करता, उनको मानवाधिकार और उनको वास्तविक सम्मान नहीं देता, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। इसको पाकिस्तान को समझना होगा, क्योंकि वे लोग देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ ने किस प्रकार से उनको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है, किनारे कर दिया है। और उनके सारे संसाधन, यहाँ तक कि उनके जो लोग हैं वह भी उनकी आंखों के सामने मारे जा रहे हैं, उनका अपहरण किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास हथियार उठाने और पाकिस्तान से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब जहां तक इस ट्रेन अपहरण का सवाल है, तो अब पाकिस्तान के पास मुझे नहीं लगता कि इस ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी पेशेवर सेना है, या हमारे यहाँ जैसे एनएसजी कमांडो हैं, तो उस ढंग की कमांडो फोर्स पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान अगर कोई बड़ा ऑपरेशन करता है तो उसके सारे सैनिक मारे जाएंगे। ट्रेन तो पहले से ही मानकर चलिए क्षत विक्षत है, पटरी उड़ाई जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। पाकिस्तान ही नहीं फंसा है, पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान में चीन भी फंस गया है, क्योंकि चीन ने वहां सीपेक के लिए या चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। जिस ग्वादर बंदरगाह की चर्चा होती है, वहां जो हवाई अड्डा बनाया है, वहां से अभी तक विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि कोई यात्री वहां मिलने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने जिस ढंग से केवल पंजाब तक अपने को केंद्रित रखा है, बाकी सारे प्रांतों पर वह अन्याय और अत्याचार कर रहा है, उनके साथ दोगला व्यवहार कर रहा है, तो पाकिस्तान स्वयं और पाकिस्तान की हुकूमत और सेना उसके टुकड़े करवाने के लिए प्रयास कर रही है। वो मतलब सबको एक साथ जोड़ ही नहीं रही, सबको अपना मान ही नहीं रही है। वह खुद ही उनके साथ भेदभाव करके उनको अलग होने के का अवसर दे रही है, उनको एक प्रकार का मौका दे रही है, उनको प्रेरित कर रही है। तो यह निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, और इसको बहुत रणनीतिक ढंग से, पेशेवर ढंग से इस प्रकार के संकट से निपटा जाता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी नेतृत्व में और उसकी सेना में इस प्रकार की कोई सूझबूझ और रणनीतिक चातुरी है कि वह ऐसे मौके पर सफल ऑपरेशन को अंजाम दे सके। एब्सोल्युटली। अगर उनके पास कोई रणनीति होती, सूझबूझ होती, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती, दूरदर्शिता होती, तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, लेकिन आज मोस्ट अंडर डेवलप्ड और मोस्ट वोलेटाइल प्रोविंस बन गया है, वहां पर ऐसी स्थितियां नहीं देखने को मिलती। स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान का बलूचिस्तान में। जनरल मेस्टन साहब, ग्वादर का तो सर ने अभी जिक्र किया भी, एंड इट्स अ फेल्ड ड्रीम नाउ। अब तो वो एक घोस्ट पोर्ट बनकर रह गया है। मिनिमल कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं। हालांकि चाइना को बड़ी होप्स थी कि वहाँ पर ग्वादर पोर्ट को हम इसके एक स्ट्रेटेजिक हब बनाएंगे, तो खैर उसको हम किनारे छोड़ देते हैं। लेकिन भारत के नज़रिए से ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तो बीच बीच में हम पर आरोप भी लगा देता है कि साहब भारत सपोर्ट कर रहा है, और ये हम तो डिनाई करते हैं। स्वाभाविक रूप से भारत का तो कोई भूमिका हो ही नहीं सकती, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस इलाके को अच्छे तरह से समझते हैं। हमारे लिए तो सर कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति तो नहीं है, और भारत और भारतीय सेना को किस तरह से इसको देखना चाहिए स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली? सर देखिए, स्ट्रेटेजिकली मैं इस प्रकार देखता हूं कि पहली बात, पाकिस्तान आर्मी ने, मैं बोलूंगा बड़े अच्छे तरीके से पूरी दुनिया का एक अटेंशन कश्मीर के ऊपर फोकस किया, और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी वो कश्मीर ऐसा मुद्दा बन गया कि एक्चुअल मुद्दा कश्मीर है ही नहीं। एक्चुअल मुद्दा है ड्यूरेंट लाइन का मसला,
जो पाकिस्तान को कभी ना कोई तालिबान 1.0 या तालिबान 2.0 ने रिकॉग्नाइज किया है। और ये अगर 1893 से पहले जो अफगानिस्तान का जो हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर था वो इंडस रिवर के साथ था, और ये पूरा इलाका जो खैबर पख्तूनवा का था और बलूचिस्तान, तकरीबन पूरा बलूचिस्तान, ये पार्ट ऑफ अफगानिस्तान था। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी रही है, ये आपको इसका जवाब इसी में मिल जाएगा भारत के लिए किस प्रकार फायदेमंद है। पाकिस्तान ने कश्मीर का इश्यू लेके आए बार बार इंटरनेशनल फोरम में भी, और अपना जो मेन इश्यू था ड्यूरेंट लाइन, उसको छुपाने के लिए उससे एक तो कश्मीर का इश्यू लेके आए, और दूसरा ये वहां के जो पश्तून से दोनों तरफ उनको आपस में भिड़ा के उनको ये जब सोवियत इन्वेजन हुआ था उनको तालिबान बना के और टेररिस्ट जिहादीज बना के उन्होंने स्ट्रेटजी ये की। तो उनका स्ट्रेटजी तब ये बहुत क्लियर था कि अफगानिस्तान को कमजोर स्टेट करना, साथ ही उसका ये भी एक और स्ट्रेटजी थी कि भारत को और अफगानिस्तान को, क्योंकि दोनों तरफ से उसको डर था कि दो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, दोनों को कमजोर करना, और उसने भारत में कश्मीर का मुद्दा लहरा दिया। 87-89 से इंसर्जेंसी शुरू हो गई, और साथ ही फिर उसने पंजाब में भी शुरू कर दिया। आपको पता है ब्लू स्टार वगैरह फिर हमें करना पड़ा था। कहने का मतलब है ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये रही है, और हम इनके चक्कर में फंस गए। हमारा एक नेशनल एम, स्ट्रेटेजिक एम होना चाहिए था, हमको यूनाइटेड नेशंस और हर फोरम पे ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा का मुद्दा उठाना था, जो तालिबान 1.0 और 2.0 ने उठाया, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया है। एनीवे वो अभी हिस्ट्री है। तो भारत को मैं बोलता हूं ये सूट करता है, क्योंकि अफगानिस्तान को उसने हमेशा स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझा है। तो आज उसकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ खासकर खैबर पख्तूनवा है और बलूचिस्तान जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो मेरे को लगता है भारत के लिए ये अच्छी बात है। स्ट्रेटेजिकली और फायदा है। तालिबान एक हकीकत है, एक रियलिटी है। मैं जब वहां पर था, मैं कई तालिबान जो लड़ चुके थे उनसे मिला था, वो भी बोलते थे कि आज हमें रियलाइज हो गया है कि पाकिस्तान ने हम पश्तून्स को किस प्रकार डिवाइड किया है, और अब हम पाकिस्तान को वापस हिट करना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि अब अफगान तालिबान भी पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। टीटीपी जहां तक का सवाल है, ये जिस प्रकार बलूचिस्तान में किया है, ये टीटीपी बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोग थे, स्वात वैली वगैरह, इनको जो बलूचिस्तान में हो रहा है वही उन्होंने किया, तो इसलिए टीटीपी का भी जागरण हुआ। तो आज अफगान तालिबान, टीटीपी और बीएलए ये पाकिस्तान सेना के खिलाफ है, और मेरे को लगता है ये हमारे फायदेमंद में है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक अटेंशन है वो अभी वेस्टर्न बॉर्डर्स में डाइवर्ट हो गया है। तो ये कश्मीर में ये जो आतंकवाद वगैरह भेजने की ये चेष्टा है, उसमें मेरे को लगता है थोड़ा सा लगाम पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली मेरे को एक और एडवांटेज दिखता है। और दूसरा जो पीओके का सवाल है, मेरे को लगता है कि अब समय आ गया है कि पीओके के लोग, क्योंकि कई बार एक सवाल उठता है क्या भारतीय सेना पीओके को कैप्चर कर लेगा। भारतीय सेना को जरूरत ही नहीं है। यही जो अभी यहाँ पर मसला चल रहा है, यही मसला पीओके में शुरू होगा। वहां के आपको लोग का आक्रोश पता है, वो अभी इंडियन कश्मीर और भारत के साथ कंपेयर करते हैं कि कितना वहां तरक्की हो रही है। और मेरे को याद है, ये तरक्की से याद आया, पाकिस्तान के जो यंग स्टूडेंट्स थे अफगानिस्तान में मिलते थे, वो बोलते थे कि वी रिग्रेट पार्टीशन। हम पार्टीशन को जो हुआ है वो बहुत गलत मानते हैं। आज इंडिया कहाँ पहुंच गया और हम पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बिल्कुल भिखमंगे बन गए। हमारे पास ना बिजली है ना खाने को है। तो इसीलिए पाकिस्तान की जनता में आक्रोश है और वो पाकिस्तान सेना के खिलाफ खड़ी हो गई है। जो आपने देखा जब इमरान खान अरेस्ट हुआ था, पहली बार पाकिस्तान सेना के अंदर ये हुआ कि कोर कमांडर के घर, मिलिट्री एयरबेस, एयरफोर्स के बेसिस पे अटैक हुआ है। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की जनता उनसे मतलब नाराज है। तो कहने का मतलब है भारत के लिए ये मेरे को लगता है एक स्ट्रेटेजिकली अच्छी सिचुएशन है। कई लोग बोलते हैं कि अनस्टेबल पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर इंडिया। अनस्टेबल या स्टेबल पाकिस्तान जब से स्टेबल है, कितने तो उसने हमारे साथ युद्ध कर लिए, कारगिल कर दिया, क्या क्या नहीं कर दिया है। तो स्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए कहां से अच्छा रहा है। तो मैं सोचता हूं कि ये जब टुकड़े उनके होंगे और फिर इनकी सेना का जो साइज कटेगा, ये सिर्फ ये पंजाब इलाके में रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो फिर हमारे फायदे में। तो मेरे को ये स्ट्रेटेजिकली पूरा लगता है। राइट सर, यानी कि अगर मैं सम अप करूं आपके स्टेटमेंट को, तो आप पाकिस्तान का जो इंटरनल इनस्टेबिलिटी होगा वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा इंडिया को, और एक स्ट्रॉन्ग बलोच इंसर्जेंसी अगर होगी तो दैट विल वीकन पाकिस्तान कंट्रोल ओवर जो वेस्टर्न फ्रंटियर है,
और जो स्ट्रेटेजिक फोकस है उसका इंडिया पर वो कमज़ोर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर उपाध्याय, जी पाकिस्तान की मिलिट्री जो स्ट्रैटेजी रही है बलूचिस्तान में, दे वर हेवीली रिलाइंग ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस टू सप्रेस द इंसर्जेंसी, लार्ज स्केल क्रैकडाउन, इनफोर्स जो डिसअपेरेंस हुई हैं, हाईजैक जो अगवा किया गया वहाँ पे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो इससे तो इंसर्जेंसी जो है इंटेंसिफाई ही हुई है। ऐसा लगता है कि खुद पाकिस्तान की आर्मी ने ये सारे बीज बोए हैं वहाँ पर। अब आगे की आपको परिणति क्या लगती है सर? आगे अब ये कहाँ जाएगा? क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह से खोने वाला है? क्या बलोच लड़ाकों को, वहाँ के जो फाइटर्स हैं, उनको अब वो वक्त आ गया है कि वो ज़्यादा एग्रेसिव क्योंकि हो रहे हैं और पाकिस्तान एक तरह से लाचार नज़र आ रहा है, तो क्या एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की रूपरेखा हम तय होती हुई दिखाई दे रहे हैं सर? देखिए, निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। वहां की सेना ही एक प्रकार की आतंकवादी है। उसने जिस ढंग से बलूचिस्तान पर, खैबर पख्तूनवा पर या पीओके पर अत्याचार किए हैं, उसका परिणाम अब धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ तक कि सिंध पर भी किए हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास एक अच्छा विकल्प यही हो सकता है कि वह पीओके भारत को चुपचाप सौंप दे, भारत अफगानिस्तान के साथ मिल करके बातचीत करे और अपने सारे क्षेत्रों को संभालने का प्रयास करे। जिन क्षेत्रों के साथ उसने अन्याय किए हैं उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए अगर कुछ करता है तभी वो बच पाएगा। अन्यथा मानकर चलिए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जो टीटीपी है या दूसरे जो संगठन हैं, ये इतनी बड़ी चुनौती धीरे धीरे बनते जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना अपने देश को बचा पाने की स्थिति में नहीं होगी। दूसरी बड़ी गलती पाकिस्तान क्या कर रहा है कि वो अफगानिस्तान पर बमबारी करके तालिबान को अपने विरुद्ध कर रहा है। तो तालिबान की जो पूरी ताकत है वह कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान इतना समर्थ नहीं है कि वह भारत से भी दुश्मनी लेकर चल सके, अफगानिस्तान से भी, और आंतरिक सारे उपद्रव को भी झेल सके। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के टूटने का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस यथार्थ को पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना जितनी जल्दी स्वीकार कर ले वह उनके लिए अच्छा होगा। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो उसके परिणाम भोगने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तानी सेना विश्व की भ्रष्टतम सेना मानी जाती है। वह भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इसलिए वहाँ जो भी व्यवसाय हैं, जो भी व्यापार है, जो भी पूंजी और संपत्ति है, उस पर सबसे ज्यादा अधिकार पाकिस्तानी सेना का है। और सबसे ज्यादा अगर अत्याचार कहीं उन्होंने किया है तो बलूचिस्तान में किया है। और जहां से सबसे ज्यादा उनको खनिज पदार्थ मिलते हैं, सबसे ज्यादा आय होती है, सबसे बड़ा प्रांत जो है, सबसे बड़ा बंदरगाह जहां बना, उस प्रांत की उन्होंने जिस ढंग से उपेक्षा की, वहां लोगों का दमन किया, अत्याचार किया, वहां के लोगों का केवल शोषण और उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में मानकर चलिए कि बलूचिस्तान और जो दूसरे क्षेत्रों में उपद्रव है वह पाकिस्तान की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान के छिन्न भिन्न होने का खतरा पैदा हुआ है। और भारत के लिए अच्छा इस अर्थ में है कि पाकिस्तान जितना ज्यादा कमजोर होगा सैनिक दृष्टि से और अपनी आर्थिक और की दृष्टि से तो कमजोर हो ही चुका है, भारत की तरफ उतना ज्यादा आतंकवाद नहीं फैला पाएगा और भारत अपेक्षाकृत भारतीय सीमाएं ज्यादा सुरक्षित होंगी। लेकिन कुल मिलाकर के आने वाला परिदृश्य जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और वहां की जनता के साथ जो अमानवीय अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार का फल जो है पाकिस्तानी सेना भुगतने के लिए तैयार रहे। इस प्रकार का एक बड़ा संदेश जो है पूरे विश्व के सामने जा रहा है। जी सर, आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने आतंकी ऐसी फैक्ट्री पैदा की है कि दाऊद इब्राहिम से लेकर उसामा बिन लादेन, अजहर मसूद, हाफिज सईद, कोई भी ऐसा बड़ा आतंकवादी नहीं है जो पाकिस्तान में ना रहा हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेना और आतंकवादियों में वहां फर्क करना बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए वहां की सेना के जो भी कदम है वो आतंकवादी तरीके से ही होते हैं। उनके ऑपरेशन भी इसलिए इतने ज्यादा नृशंस रहे हैं कि अपने देश की जनता पर अगर कोई सेना बमबारी कर रही तो इससे ज्यादा अमानवीय अत्याचार। बिल्कुल सर, ये जुल्फिकार अली भुट्टो के समय में 1970 के दशक पे तो बिल्कुल वो हैवी हैंडेड टैक्टिक्स ही अपनाते थे। वहाँ पे तो एयर स्ट्राइक करते थे। कितनी वहाँ पर सिविलियन कैजुअल्टीज हुई हैं पूरी दुनिया जानती है और इसी ने
एक लॉन्ग लास्टिंग एनिमोसिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की है, उनके खिलाफ वो किया। तो ये सारे के सारे बीज ऐसा लगता है पाकिस्तान ने बोए हैं। एक इंटरेस्टिंग एंगल के साथ मैं चाहूँगा संक्षेप में, मैं अब शो के आखिरी हिस्से में पहुँच चुका हूँ, बहुत संक्षेप में भारत की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई, बलूचिस्तान की बात हो गई। चाइना का एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल मेस्टन। ऐसा लगता है कि सर चाइना का जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डायलेमा है वो अब सामने आ रहा है। कभी चाइना नेगोशिएट करने के लिए बलोच मिलिटेंट्स को उनको ब्राइब करने की कोशिश करता है, उसके बाद जब दाल नहीं गली तो फिर पाकिस्तान के पास जाता है, कहता है कि इन पे आप स्ट्राइक करो। अब समझ में नहीं आ रहा है उसको, और हो क्या रहा है कि बलूचिस्तान में खुद चाइना को एक न्यू कॉलोनियल पावर के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि एक्सप्लॉइट कर रही है उनके रिसोर्सेज को, और इसीलिए एंटी चाइना सेंटिमेंट भी हम देख रहे हैं। चीन कैसे फंस गया है सर वहां पर, और चीन का अगला स्टेप क्या होगा? क्या पूरी तरह से वो पाकिस्तान के सपोर्ट से अपने आप को दरकिनार कर लेगा? क्या करेगा सर? अनस्टेबल रीजन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा या इट विल कट इट्स लॉसेस? एक छोटा सा पॉइंट उससे पहले बोल दूं, जो मेरे को अभी ये लड़ाई में दिखने वाला है, ये जो पाकिस्तान आर्मी जो ये ऑपरेशन जो शुरू कर दिया है इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ, और खासकर जो अभी मैंने सुना है कि आर्टिलरी फायर भी हो रही है, अगर वहां पर ये पाकिस्तान आर्मी ने जाहिर है कि ये जो ऑपरेशन करते हैं, तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो वहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी के होस्टेजेस है उनको ऑब्वियसली आपको पता है वो उनको मारेंगे। मेरे को लगता है इसका नतीजा ये होगा कि इसमें इस ट्रेन में यंग ऑफिसर्स होंगे जिनमें जज्बा होता है, जुनून होता है, और जवान होंगे। वो उनके मन में, जो बाकी सैनिक है उनके मन में ये बात उठेगी कि हमारे सेना ने हमें ही मरवा दिया है। 140 लोग अगर मरते हैं तो आप देखिएगा पाकिस्तान सेना के अंदर, मेरे को लगता है एक इंटरनल रिबेलियन भी होने वाला है अगर ये होता है। दूसरा चाइना वाला जो आप इश्यू बता रहे, देखिए चाइना फंस चुका है। मेरे को याद है चाइना ने यहाँ पर आइनक कॉपर माइंस है जो अफगानिस्तान में, और साथ में वहाँ जो आमू दरिया में बेसन है, आज चाइना वहाँ इन्वेस्ट करने से अफगानिस्तान नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो उनसे नाराज हो गए हैं, क्योंकि लोगों को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये चाइना हमेशा अपना बिजनेस इंटरेस्ट देखता है, वहाँ लोगों को वो कम पेमेंट देता है। और इसी प्रकार आपने देखा बलूचिस्तान में ये जो सिपिक कॉरिडोर गया है खैबर पख्तूनवा और ये ग्वादर पोर्ट तक बलूचिस्तान के जरिए, वहां के लोगों को क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए चाइना फंस चुका है, और मेरे को लगता है जो इसका सीपेक है ये शायद नो गो रहेगा, और बाद में ये पछताएगा कि जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है उसने हमें धोखा दे दिया है। और जो एक पाकिस्तान और चाइना के बीच में भारत के खिलाफ कोलिसिविटी दिखती है, हैरान मत होइएगा कि कल चीन भारत के साथ अच्छा रिलेशन करना चाहेगा, क्योंकि ट्रंप का भी इरादा बहुत क्लियर है, इंडिया को काउंटर करना, इंडिया को यूज करना चाइना के खिलाफ। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली अग्री सर। मुझे लगता है कि चाइना के पास भी अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, बजाय कि वो ज़रा बाइज्जत पेश आए भारत के साथ और दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करे। हालांकि हम अपना उसका इवैल्यूएशन अब उस हिसाब से करेंगे, बट वही सवाल डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय, बहुत संक्षेप में, क्या चीन अब री इवैल्यूएट करेगा पाकिस्तान की यूटिलिटी को एज एन अलाई, रिकैलिब्रेट करेगा सर उसकी रेलेवेंस को? निश्चित रूप से चीन की समझ में आ गया है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा निवेश करके वह फंस गया है, और बलूचिस्तान में उस निवेश का अधिकतम हिस्सा है ग्वादर पोर्ट के कारण, तो वह पैसा कहीं न कहीं डूबने वाला है। और जो ट्रम्प के कारण चुनौती पैदा हुई है पूरे विश्व व्यवस्था में, वर्ल्ड ऑर्डर में, उसके कारण चीन जानता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार वाला देश है विश्व का। तो अगर भारत के साथ वह अच्छा संबंध रखेगा तो अमेरिका से होने वाले आर्थिक नुकसान की वह काफी हद तक भरपाई कर सकता है। और अगर कोई सैनिक चुनौती एशिया में उसको दे रहा है तो भारत ही दे रहा है, तो इसलिए वो तुरंत चाहेगा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। पाकिस्तान के साथ अगर वह लगातार भविष्य में भी रहता है तो पाकिस्तान अगर टूटता है तो बलूचिस्तान के साथ फिर वो कैसे संबंध बनाएगा, दूसरे प्रांतों के साथ कैसे बनाएगा, यह चुनौती उसके सामने आने वाली है। इसलिए सीपेक एक प्रकार से फेल हो चुका है, इसको चीन कहीं न कहीं मानने लगा है। और जिस ढंग से
उसका पूरा पैसा डूब रहा है, वह दुनिया के सामने है। बिल्कुल और सर। मुझे लग रहा है कि चीन इसीलिए अपनी रणनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहा है और आने वाले भविष्य को देखते हुए भारत की तरफ वह लगातार मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है, भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है, सीमा पर शांति समझौता कर चुका है, सेनाओं को वापस कर चुका है। तो यह आने वाले विश्व व्यवस्था के बदलाव का बहुत बड़ा द्योतक है। आपने जो बिल्कुल इस सही बात कहा का कि संकेत ये कर रहा है एक बड़ी विश्व व्यवस्था का द्योतक भी यहां से बन चुका है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस चक्रव्यूह से जो खुद उसने रचा है उससे निकल पाता है या फिर टूट कर बिखर जाता है, जैसा हमारे पैनलिस्ट ने हमें बताया। बहुत इंपॉर्टेंटली जनरल मेस्टन ने जिक्र किया कि पाकिस्तान की आर्मी के खुद के अंदर एक मोराल का क्राइसिस और एक रिबेलियस जो इंटेंशन है वो पैदा हो सकता है। वो तो और ज़्यादा तोड़ देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए एक ड्रेनिंग का समय है। सारे रिसोर्सेज वहाँ लगाने पड़ेंगे। भारत की तरफ जो उसकी इंटेंशन रही है स्वाभाविक रूप से वहाँ कमज़ोर पड़ेगा, और फिनेंशियल रिसोर्सेज की भी क्राइसिस रहेगी। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और वर्स हो सकता है। CPEC जो ऑलरेडी फेल हो चुका है, लेकिन अगर चाइना पूरी तरह से विड्रॉ कर दे और दरकिनार कर दे पाकिस्तान को और कोशिश करे भारत की तरफ आने का, तो तब तो आप समझ लीजिए चारों खाने चित हो जाएगा पाकिस्तान। बट भविष्य के गर्भ में क्या है, इस पर हमारी नजर रहेगी। थैंक यू सो मच जनरल मेस्टन सर, वक्त निकाला आपने सर हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर। डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी वक्त निकालने के लिए।